नमस्कार फ्रेंड्स। कृषि विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। आप लोग इन पर ध्यान दें, इनको नोट करते चलें और ये ऐसे प्रश्न हैं, आप देखेंगे तो इनकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। NSRTC NSRTC का मतलब होता है नेशनल सीड रिसर्च, नेशनल TIONAL नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये ऐसे आ जाता है, कभी कभी एब्रीविएशन में आ जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम पता होना चाहिए। नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ये कहाँ पर है? ये हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न आता है सीड एक्ट। सीड एक्ट को हम बीज अधिनियम भी कहते हैं और ये महत्वपूर्ण अधिनियम है बीज सीड टेक्नोलॉजी में। इसमें सेक्शन कितने हैं, मतलब इसके कितने भाग हैं? तो इसके 25 भाग होते हैं। सीड एक्ट में कितने भाग होते हैं? 25 होते हैं। ये हमें याद रखना होगा कि सीड एक्ट में कितने भाग होते हैं। अब आते हैं कि न्यू सीड पॉलिसी। न्यू सीड पॉलिसी इसलिए ज़रूरी याद रखना है क्योंकि न्यू सीड पॉलिसी और हमारी नेशनल सीड पॉलिसी दोनों के वर्षों में अंतर है। तो ये कभी कभी यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यू सीड पॉलिसी हमारी 1988 में आई थी। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट। तो न्यू सीड पॉलिसी कब आई थी? 1988 में आई थी। इसको न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट भी कहते हैं। और जबकि नेशनल सीड पॉलिसी हमारी 2002 में आई थी। इन दोनों को आपस में ओवरलैप ना होने देना है कि नेशनल सीड पॉलिसी तो हमारी 2002 में आई थी और न्यू सीड पॉलिसी हमारी 1988 में आई थी। ये चीज़ आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी कि इसका अंतर जो है यहाँ पर कर लेना है। अब आते हैं सीड एक्ट कब पास हुआ था? भारत सरकार ने सीड एक्ट को कब पास किया था? तो सीड एक्ट को 1966 में पास किया गया था। सीड एक्ट कब पास हुआ था? 1966 में पास हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था वो बताएंगे कि 1969 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। अब देखिए एक अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HYV। इसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि उच्च उपज किस्में। हाई यील्डिंग वैरायटी जो होती हैं, उच्च उपज किस्में के विकास में किस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था, तो उसमें कौन सा प्रोग्राम महत्वपूर्ण भूमिका में था? तो वो था NADP, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आया था नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के विकास में किस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो NADP की रही है। अगला प्रश्न आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, पिछली बार भी परीक्षा में आपने देखा होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट वेराइटीज, कि जो किसान हैं और जो हमारी प्रजातियां हैं, इसको इसी तरह से याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि
फार्मर और प्लांट वेराइटीज का प्रोटेक्शन हम किसके द्वारा कौन कौन सा अधिनियम कर रहा है, तो वो है PVP एंड FR एक्ट, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट। ये ऐसा ही प्रश्न आया था, शायद PGT के एग्जाम में आया था। तो प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ये वाला आया था कि ये केस के कब आया था, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में हुआ था। इसी के द्वारा फार्मर और प्लांट वेराइटीज का प्रोटेक्शन या संरक्षण होता है। अब आते हैं, अगला प्रश्न है सीड कंट्रोल ऑर्डर किस पर जोर देता है। तो सीड कंट्रोल ऑर्डर हमारी लाइसेंसिंग पर जोर देता है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइसेंसिंग, LICEN, लाइसेंसिंग पर जोर देता है। सीड कंट्रोल ऑर्डर क्या कहता है कि हम जो बीज किसानों को बेचा जाता है वो बिना किसी लाइसेंस के ना बेचा जाए, यानी कि लाइसेंसिंग पर जोर देता है। अब आते हैं, अगला प्रश्न है ऑरेंज सर्टिफिकेट। ऑरेंज सर्टिफिकेट कौन जारी करता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑरेंज सर्टिफिकेट ISTA जारी करता है, ISTA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में, और कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, और सन 1924 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ISTA, इसका पूरा नाम ही याद रखें, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। 1924 स्विट्जरलैंड ऑरेंज सर्टिफिकेट जारी करता है। अगला प्रश्न है सीड रूल। सीड रूल कब लागू हुए थे, तो सीड रूल हमारे 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुए थे। सीड रूल कब लागू हुए थे, 2 अक्टूबर 1969 को सीड रूल लागू हुए थे। अब अगला आते हैं कि हमारा जो सीड एक्ट है, सीड एक्ट 1966 में पास हुआ था। तो सीड एक्ट के 2 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सीड एक्ट में क्या है, बीज का प्रमाणीकरण, सीड सर्टिफिकेशन, ये सब याद रखना है। सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी का मतलब ये होता है ऐच्छिक, बीज प्रमाणीकरण ऐच्छिक होता है, जबकि लेवलिंग कंपलसरी होता है। लेवलिंग तो कराना ही कराना है, और सर्टिफिकेशन ऐच्छिक होता है, कराओ या ना कराओ वो आपके ऊपर है। तो सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी होता है और सीड लेवलिंग कंपलसरी होता है। ये 2 चीजें हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं, कभी ये चीज इसमें घुस जाती है, ये चीज इसमें घुस जाती है, ये चीज याद रखनी है। सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंटरी होता है और सीड लेवलिंग कंपलसरी होता है। अब नेशनल सीड पॉलिसी हमारी 2002 में आई थी, हमने अभी पीछे चर्चा की थी कि न्यू सीड पॉलिसी 1988 में है और नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में आई थी, ये दोनों याद रखना। अब आते हैं RKBY, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और विभिन्न आयोगों का ये चहेता प्रश्न है। RKBY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऐसे करके पूछ लेते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। RKBY कब आई थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी। अब अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, भारत में बीज गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित होती है। भारत में बीज गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित होती है, आप जानते हैं, इसीलिए सीड एक्ट 1966 बनाया गया था। और तो सीड एक्ट तो ऑप्शन में हो गई, तो ये तो हम लगा देंगे, लेकिन इसकी गुणवत्ता सीड रूल के द्वारा भी निर्धारित होती है।
हो सकता है कि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिल जाएं, और हम अगर सीडेक्ट में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सीडेक्ट के साथ साथ सीड रूल भी हम लगाएंगे। अगला प्रश्न है डिकॉर्टिकेशन। डिकॉर्टिकेशन ये शब्दावली है, सब सीधे सीधे डायरेक्ट मैचिंग में ये प्रश्न आ जाते हैं। डिकॉर्टिकेशन क्या है? ये मूंगफली में जो छिलका होता है उसे उतारने की क्रिया डिकॉर्टिकेशन कहलाती है। तो मूंगफली में छिलका उतारना, मूंगफली में छिलका उतारना क्या कहलाता है? डिकॉर्टिकेशन कहलाता है। और ये है वाटर फ्लोटेशन टेक्निक, यानी कि पानी है, पानी में हम कोई बीज को डाल देंगे। तो ये तकनीकी किस में अपनाई जाती है? इस तकनीक कैसे? तो ये याद रखना, डेंसिटी ग्रेडिंग होती है। हमने कहा ग्रेडिंग करेंगे, तो डेंसिटी ग्रेडिंग का मतलब है कि हम पानी में बीज को तैरा देंगे तो वो जिनका घनत्व तो कम होता है वो ऊपर तैर जाते हैं, तो इसको हम डेंसिटी ग्रेडिंग कहते हैं। ये भी मैचिंग में क्वेश्चन आ जाता है, वाटर फ्लोटेशन टेक्निक और उधर लिखा होगा कि डेंसिटी ग्रेडिंग, तो इसको आपस में मैच करना है। डेंसिटी ग्रेडिंग वाटर फ्लोटिंग से संबंधित है। अगला गिनिंग, ये भी आया हुआ है कि गिनिंग जो है वो किस में करते हैं? तो सबको पता है कपास में गिनिंग की जाती है, तो गिनिंग किस में की जा रही है? कॉटन में की जा रही है। डीहस्किंग किस में की जाती है? हस्क माने छिलका उतारना, इसका मेज से, तो उसे कहते हैं डीहस्किंग कहते हैं। और ये टाइवैक बैग मतलब बीज को भंडारित करने के लिए ऐसे कौन से फसल के बीज को टाइवैक बैग में भंडारित करते हैं? तो ये मूंगफली, याद रखना, मूंगफली के बीजों को हम भंडारित करने के लिए टाइवैक बैग का प्रयोग करते हैं। ये कुछ इस तरह का बैग होता है, ऐसे करके, ऐसे इसको यहाँ पर ऐसे बंधा होता है, इसे टाई करते थे यहाँ पर, तो इसे टाइवैक बैग कहलाता है। ये किसमें प्रयोग होता है? मूंगफली में होता है। तो ये आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आशा करता हूँ कि ये आप अपनी डायरी में लिख रहे होंगे, और लिखने के साथ साथ इनको रिवीजन करते रहें, और मुझे बताएं कि और किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनाए जाए। मैं तो बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन छांट के बना रहा हूँ, और ये ऐसे प्रश्न हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य आएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। तो मैं ऐसे ही आपके लिए रोज रोज बढ़िया बढ़िया प्रश्न लाता रहूँगा, और इनके उत्तर भी बताता रहूँगा। आप डायरी में नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, और पेपर की चिंता छोड़ दीजिए, आप पढ़ाई करिए। पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे वो मैं यहाँ पर बताता रहूँगा। बाकी आप अपना काम करते रहिए। थैंक यू।